बात करेंगे आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसमें हम ये जानेंगे कि भारत सरकार द्वारा वन स्टेट वन आरआरबी प्रोग्राम क्या है। वन स्टेट वन आरआरबी का अगर हम पूरा नाम जानने की कोशिश करें तो एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निकल के आता है। इसे जल्द ही भारत सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। क्या है पूरा प्रोजेक्ट, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और इससे क्या लाभ हो सकते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, सब चीज़ों पर दृष्टि डालेंगे जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए, साथ में वन डे एग्जाम्स की तैयारी के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन सारी चीज़ों की क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में क्लासेज लगी हुई हैं, वहाँ जाके आप क्लास को लेक्चर मेथड द्वारा सुनकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपनी परीक्षा में महत्वपूर्ण पड़ाव को आगे पार कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि क्या है पूरा वन स्टेट वन आरआरबी प्रोग्राम जो है, ये नीति क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। जय नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल। आपको बता दें कि इसके जो उद्देश्य संचालन क्षमता में क्या करना है, इसको सुधार करना है, आपसी प्रतिस्पर्धा जो है उसको कमी करना है और मौजूदा 43 आरआरबी को घटाकर अब 28 में समेकित करने की बात की जा रही है। वित्त मंत्रालय इस नीति के तहत छोटे और कम प्रभावी बैंकों को मिलाकर इनकी सेवा वितरण क्षमता और लागत प्रभावशीलता को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। यह पहल एक व्यापक समेकन का प्रयास है, सभी को एक मंच पे लाने का प्रयास है, जिससे कि सभी बैंक एक दूसरे को सपोर्ट कर सके और सही सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं लोगों तक पहुंच सकें। जो पहले ही आरआरबी की संख्या को 196 से घटाकर 43 कर चुकी है, अब इस नीति से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में वृद्धि की उम्मीद हो जाएगी। लोगों को कम ब्याज दरों पर पैसे उपलब्ध करवाना, उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। वन स्टेट वन आरआरबी की पहल जो है, जिसे आरआरबी की वित्तीय स्थिति और संचालन के ढांचे मजबूत हों। इस पहल का मुख्य उद्देश्य हमने बताया कि संचालन दक्षता में सुधार करना है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसे आरआरबी के बीच प्रतिस्पर्धा को कम करना और समेकन के माध्यम से लागत में कटौती हासिल करना है। वर्तमान में 43 आरआरबी हैं, जिन्हें घटाकर 28 किया जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों की बात अगर करें जो इसमें प्रभावित हो रहे हैं, तो यहाँ सबसे अधिक 4 आरआरबी हैं जिन्हें समेकित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा आरआरबी हैं। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दोनों राज्यों में 3-3 आरआरबी हैं और अन्य राज्यों जैसे बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इन सब राज्यों में 2-2 आरआरबी हैं जिन्हें एकीकृत करने की बात की जा रही है। थोड़ा तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम APGVB और कहते हैं, और तेलंगाना ग्रामीण बैंक के बीच परिसंपत्तियों और दायित्वों का सफलतापूर्वक विभाजन पूरा कर लिया है। क्योंकि ये अब पूरा हो चुका है तो आगे सिर्फ मर्जिंग की भी बात की जा रही है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार ने आरआरबी की संचालन क्षमताओं को मजबूत करने और विकास को बढ़ावा देने हेतु 2 वर्षों में 5,445 करोड़ रुपए की वृद्धि पूंजी के रूप में निवेश किया है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 में आरआरबी ने रिकॉर्ड 7,571 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। 31 मार्च 2024 तक आरआरबी की समेकित पूंजी पर्याप्तता अनुपात, अगर हम करें कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो की बात करें तो 14.2% तक पहुंच जाती है। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, जिसे GNPA कहते हैं, ये घटकर अब तक के न्यूनतम स्तर 6.1% पर पहुंच गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2004-05 में शुरू हुई थी। इस प्रक्रिया के तहत 3 चरणों में वर्ष 2020-21 तक आरआरबी की संख्या को 196 से घटाकर 43 किया गया था। आरआरबी की स्थापना 1976 आरआरबी अधिनियम के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों और कारीगरों को ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। 2015 में आरआरबी अधिनियम में संशोधन भी किया गया, जिससे इन बैंकों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों के अलावा अन्य स्रोतों से भी पूंजी जुटाने की अनुमति मिली। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50% है, प्रायोजक बैंकों की 35% है, राज्य सरकारों की 15% हिस्सेदारी होती है। 31 मार्च 2024 तक देश भर में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संचालित हो रहे हैं, जिनकी
69 शाखाएं हैं, 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। ये बैंक 700 जिलों को कवर करती हैं। ग्रामीण ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए अब कई आरआरबी डिजिटल सेवाएं भी प्रदान करने लगे हैं, जिससे बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच और भी आसान हो गई है। इस मामले में केंद्र सरकार ने एक गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी करते हुए कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की घोषणा की है और ये 1 मई 2025 से प्रभावी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 23A(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संबंधित आरआरबीज आपस में विलय होकर एक इकाई का गठन करेंगे जो उनकी सभी संपत्तियों, अधिकारों, शक्तियों और दायित्वों और कर्तव्यों की उत्तराधिकारी होगी। नए ढांचे का उद्देश्य हमने आपको बताया कि कार्यकुशलता को बढ़ाना, उन्हें स्पॉन्सर करने वाले सरकारी बैंकों के बीच आपसी स्पर्धा को कम करना। यह कदम वित्तीय मंत्रालय की एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत उठाया गया है, जिसकी जानकारी सबसे पहले सितंबर 2024 में कई सारी संस्थाओं ने दे दी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किन किन राज्यों में कितने आरआरबीज हैं और उनका गठन किस प्रकार से, उनका एक में विलय कैसे किया जाएगा, तो उसी तरह अगर हम बैंकों के नाम के आधार पर जाने तो जैसे आंध्र प्रदेश में चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक है, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक है, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक है, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक का विलय आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाई जाएगी। तो इन सारे बैंकों को एक में करके आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक हो जाएगा। इसका हेड ऑफिस अमरावती में होगा और इसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करेगा। बिहार में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का विलय एक बिहार ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा, जिसका हेड ऑफिस पटना में होगा और इसे पंजाब नेशनल बैंक स्पॉन्सर करेगा। गुजरात में बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक का विलय कर गुजरात ग्रामीण बैंक का गठन किया जाएगा, जिसका हेड ऑफिस वडोदरा में होगा और इसे बैंक ऑफ बड़ौदा स्पॉन्सर करेगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर में J&K ग्रामीण बैंक और इलाकाई देहाती बैंक का विलय कर जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक का गठन किया जाएगा, जिसका हेड ऑफिस जम्मू में होगा और इसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड स्पॉन्सर करने वाला। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और कर्नाटक ग्रामीण बैंक का विलय कर कर्नाटक ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा, जिसका हेड ऑफिस बल्लारी में होगा और इसे केनरा बैंक स्पॉन्सर करेगा। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक का विलय कर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का गठन किया जाएगा, जिसका हेड ऑफिस इंदौर में होगा और इसे बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करेगा। उसी तरह महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक का विलय कर महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का गठन किया जाएगा, जिसका हेड ऑफिस छत्रपति संभाजी नगर में होने वाला है। इसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रायोजित स्पॉन्सर करेगा। ओडिशा में ओडिशा ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक का विलय कर ओडिशा ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा, जिसका हेड ऑफिस भुवनेश्वर में होगा और इसे इंडियन ओवरसीज बैंक स्पॉन्सर करेगा। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे बैंक हैं राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इनका विलय कर राजस्थान ग्रामीण बैंक बनेगा और इसका हेड ऑफिस जयपुर में होगा। इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करेगा। उसी तरह उत्तर प्रदेश की बड़ौदा यूपी बैंक जो है आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का विलय कर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का गठन किया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो बड़ौदा यूपी बैंक है जिसमें ज़्यादातर सरकारी काम होते हैं, आर्यावर्त बैंक है, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है, इन सबको अब उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का गठन करके उसमें कर दिया जाए। इसका हेड ऑफिस लखनऊ में होगा और इसे बैंक ऑफ बड़ौदा स्पॉन्सर करने वाला है। पश्चिम बंगाल में बंगिया ग्रामीण विकास बैंक है, पश्चिमा बंगा ग्रामीण बैंक और उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय कर पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा और इसका हेड ऑफिस कोलकाता में होगा और इसे पंजाब नेशनल बैंक स्पॉन्सर करेगा। इस प्रकार से देश भर के सभी बैंकों को इस प्रकार से जो भी आरआरबीज हैं इनको एक मिला करके एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी कि सभी को एक जगह से नियंत्रित किया जाए, जिससे किसी प्रकार की खामी को दूर किया जा सके, लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जा सकें। उम्मीद है कि चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी। सारी चीज़ों को हमने डिटेल में बताने की कोशिश की है। यही तो MPS हिंदी की खासियत है कि आपको चीज़ें डिटेल में फैक्ट के साथ बताते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। एक बार याद दिला देता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।